नमस्कार साथियों, सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देवेंद्र प्रकाश मीणा, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में रैंक 471 हासिल किए हैं, जो कि हिंदी माध्यम से थे और इनका जो ऑप्शनल था वो हिंदी लिटरेचर था। हम उनकी जो आंसर शीट है उसको हम देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, देवेंद्र सर ने जो अपना इंटरव्यू दिया था वो भी हिंदी माध्यम से ही दिया था और इनका जो इंटरव्यू के जो मार्क्स थे वो थे 173 नंबर 173 जो इनके मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मार्क्स थे। ये जानकारी मैंने आपको इसके कारण दी है क्योंकि आपके मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरती है इस यूट्यूब की दुनिया ने। 2-3 चैनल है जो आपको गलत गलत जानकारी दे रहे हैं, जिसके कारण आपके मन में एक नेगेटिविटी है कि हिंदी माध्यम से इंटरव्यू देने पर मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देवेंद्र सर के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा शानदार थे और ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी। और वैसे मैंने देवेंद्र सर की जो मार्कशीट है उसको भी अपने चैनल पर भी डाल दिया है और हिंदी माध्यम के जितने भी टॉपर्स हैं उन सबकी मार्कशीट के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है। सो जाके आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, हम चलते सर की कॉपी को देखते हैं हिंदी लिटरेचर के लिए। और एक मैं आपको पहले जानकारी दे दूं दोस्तों, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि कौन कौन से मटेरियल को पढ़ना है, कौन कौन से बुक को पढ़ना है, कौन कौन से नॉवेल को पढ़ना है, तो मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। वीडियो की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, करीब 13-14 मिनट में मैंने आपको लगभग डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। उसमें मैंने आपको नोट्स, बुक्स और सारी जानकारी दी है। और अगर आपको इस कॉपी को पूरा डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप इस कॉपी को डाउनलोड भी कर पाएंगे। साथ में अगर आप हिंदी लिटरेचर के रिगार्डिंग कुछ मंगवाना भी चाहते हैं तो नीचे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों, हम चलते हैं एक एक करके सारी जानकारी को देखते हैं। मैंने भी रिसेंटली एक कॉपी की थी, उसके अंदर एक किसी का कमेंट आया था कि आप कॉपी को पढ़ रहे हो या फिर समझा रहे हो। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट में बताने की कोशिश कर रहा था, इसके कारण लोगों को लग रहा है शायद मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस बार मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूं। सेकंड थिंग, आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे और आप भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य में जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है आपके साहित्य से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य का इतिहास, साथ में आपको हिंदी की वर्णमाला, भाषा विज्ञान, उसके बारे में सवाल होता है। पेपर सेकंड होता है वो होता है आपका गद्य खंड और पद्य खंड के रिलेटेड, जिसके अंदर आपको गद्य और पद्य से रिलेटेड आपके सवाल किए जाता है, जिसके अंदर आपको निबंध, कहानी, कविता है, इसके रिगार्डिंग आपको सवाल किए जाते हैं। दोस्तों, हम ये सारी बात तो हमने बता दी। अब हम जो पेपर देख रहे हैं वो पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो ये जो पहला सवाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हमको 150 शब्द में लिखना है। और जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली हिंदी साहित्य का आरंभिक स्वरूप है। तो ये सवाल आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। अगर हम आदिकाल को हम और ज़्यादा बांटेंगे तो शुरुआत में हमको सिद्ध काल, उसके बाद में हमको नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अंदर बहुत सी जानकारी और भी मिलती है, 84 वैष्णवन की कथाएँ वगैरह, ये सारी उसके अंदर डिटेल हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन हमको भी इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी को लेना है। सो दोस्तों, हमने अभी इसका प्रश्न देख लिया है, अब हम उसका उत्तर देखेंगे। इसके उत्तर को हम थोड़ा सा फास्ट में ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सिद्धों द्वारा अपनी धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य की रचना की गई थी उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी बात बताई है, सर ने जो लिखा है वो और उसमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य लिखा गया था उसका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि किसी साहित्य की रचना करनी है। इसका मेन कारण सिर्फ ये था कि अपनी जातक कथाओं, अपनी कहानियों, अपने धर्म का प्रचार कैसे भी करके करना है, और एक तरह का एक धार्मिक साहित्य था। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आती है तो वो तो कहीं बार ऐसा भी बोलते हैं कि जो सिद्ध साहित्य, ये साहित्य न होकर एक धार्मिक पुस्तक है। कई बार इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में इसके बीच में मतभेद भी होते हैं। तो ये हिंदी साहित्य के अंदर मैं आपको इतना डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं आपको अभी थोड़े से और डिटेल में बताऊं तो जो इन्होंने जो सर ने लिखा है वो सिद्ध साहित्य को, इसके धर्म प्रचार की जो बात है उसको लिखा है। मैंने आपको पिछली बार भी जब उत्तर को बताया था तब मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसको आप 3 माध्यम में लिख सकते हैं। पहला है उसका इतिहास, दूसरा है उसकी परिभाषा, तीसरा है उसका करंट सिनेरियो। कितना समझ में आया, फिर से आपको समझाता हूँ।
जब भी आप किसी उत्तर को लिखेंगे तो सबसे पहले या तो आप उसके इतिहास से लिख सकते हैं कि ये जो प्रश्न लिखा गया है, अगर आप सिद्ध साहित्य तो आप सिद्ध साहित्य के इतिहास के बारे में लिख सकते थे, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न के दौरान समझाया, या फिर आप इसकी परिभाषा के माध्यम से लिख सकते थे, जैसा कि सर ने भी परिभाषा के माध्यम से लिखा है, और या फिर इसके आप करंट सिनेरियो के लिख सकते थे, करंट सिनेरियो से जोड़कर, जो कि इसके अंदर असंभव है, क्योंकि सिद्ध साहित्य को आज के दौर में जोड़ के लिख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के समय में जोड़ने लायक जो टॉपिक होते हैं वो करंट के रिगार्डिंग ही आते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, वहाँ पे आप ज़्यादातर किसी भी टॉपिक को करंट से जोड़ के लिख सकते हैं। दोस्तों हमने ये बात देख ली कि उत्तर को कैसे लिखा जाता है। अब है इसकी मेन बॉडी, इसका जो मेन बॉडी की जो थीम है वो कैसे लिखी है सर ने। सिद्ध साहित्य लेखन के दौर में अपभ्रंश से पुरानी हिंदी का विकास हो रहा था। इसी क्रम में सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप के संबंधित कई तत्व शामिल हैं। जब सिद्ध साहित्य का विकास हो रहा था उस समय हमको ये देखने को मिल रहा है कि अपभ्रंश से पुरानी हिंदी का विकास हो रहा था। मैं आपको थोड़ा सा भाषा के बारे में बताऊं तो शुरुआत में हमको पाली भाषा दिखती है बुद्ध के टाइम में, उसके बाद में प्राकृत के बाद में हमको अपभ्रंश के बाद में हमको पुरानी हिंदी से हमको कहीं ना कहीं खड़ी बोली और फिर धीरे धीरे बोलियों के अंदर हमको देखने को मिलती है खड़ी बोली, अवधि वगैरह। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं तब जाके हमको हमारी जो आधुनिक काल की जो हिंदी है ये धीरे धीरे करके हमको ये हिंदी हमको सुनने में मिलती है। तो जो सर ने जो लिखा है वो इस प्रकार है कि सिद्ध साहित्य के दौरान अपभ्रंश से पुरानी हिंदी का विकास तो हो ही रहा था, इसी क्रम में हमको खड़ी बोली के कुछ ना कुछ तत्व हमको उसके साथ में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि पुरानी हिंदी कहीं ना कहीं खड़ी बोली से रिलेटेड ही थी और खड़ी बोली के काफ़ी वर्ड उसके अंदर यूज हो रहे थे। हम इसका जो उत्तर देखेंगे वो कुछ इस प्रकार है। सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप निम्न उदाहरण से प्रकट होता है। पंडेऊ सरल सत्य बखाउन देव बुद्ध बसंत न जानो। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इसका सही से प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाया, मेरे से एक्चुअली बोला नहीं जा रहा है, ये मेरे से मुँह से इतने वर्ड मुश्किल से निकल पा रहे हैं, इसके कारण ये दिक्कत आ रही है। लेकिन दोस्तों जो इसका जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है कि सर ने जो लिखा है कि जो आरंभिक स्वरूप में हमको जो दिखता है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको खड़ी बोली के भी उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर कहाँ पे हमको खड़ी बोली के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। उपरोक्त उदाहरण में खड़ी बोली की विशेषता द्रष्टव्य है। दोस्तों यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सर कि विशेषता निम्न प्रकार है, लेकिन नहीं, द्रष्टव्य वर्ड लिखा ऐसे आप अगर कुछ ऐसे वर्ड जो कि हिंदी से रिलेटेड है उनको अगर आप लिखेंगे तो आपकी हिंदी और भी ज़्यादा शानदार होगी। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको बार बार ऐसे वर्ड को यूज करना चाहिए। दोस्तों इसके आंसर में लिखा है न के स्थान पर न का प्रयोग होना। आपने अगर खड़ी बोली की कोई भी कविता या फिर कोई भी दुआ, खड़ी बोली की कुछ भी चौपाई वगैरह आपने पढ़ी है तो आप पाएंगे कि उसके अंदर आपको न के स्थान पर आपको न का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। अनुसार का आरंभिक प्रयोग खड़ी बोली की विशेषता है, मतलब कि न का जो प्रयोग है वो खड़ी बोली में देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है। और यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आपको देई शब्द देखने को मिल रहा है। देई को कहीं ना कहीं देह से रिलेटेड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली के शब्दावली जैसे देवा, सत्य आदि का भी प्रयोग मिलता है, जो कि एक सिद्ध साहित्य के अंदर देखने को मिलता है, जो कि खड़ी बोली के वर्ड है। सारांश कहा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य में व्यापक स्तर पर खड़ी बोली का प्रयोग भले ही न हो, किंतु अपभ्रंश से हिंदी के विकास के प्रक्रिया के लक्षण प्राप्त होते हैं। और ये वही बात है कि जो एब्सोल्यूट सेंस में आपको किसी भी आंसर को नहीं लिखना है, और ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर आप हिंदी साहित्य को आपने पढ़ा है तो सिद्ध साहित्य को पढ़ते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। सिद्ध साहित्य के आपको न दोहे याद होंगे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से दोहे याद होंगे। सर ने जैसे कि 1-2 दोहे याद कर रखे हैं और आपको 1-2 दोहे तो याद करने ही पड़ेंगे आंसर को अच्छा बताने के लिए, लेकिन सिद्ध साहित्य के अंदर आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रूप देखने को मिलता है, पर अगर हम एब्सोल्यूट रूप से अगर हम सही तरीके से देखें तो आपको कहीं पर भी खड़ी बोली का इतना अर्थ देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आपको जब भी आंसर को ख़त्म करना है तो आपको क्वेश्चन के साथ में सहमति बतानी है, सहमति के साथ में ही आप आंसर को ख़त्म करेंगे, और आपको एग्जामिनर के साथ में आपको हामी में हाँ भरनी है। कहना क्या जो प्रश्न में कह रहा है उसके साथ में अगर आप हाँ भरेंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं अच्छा फायदा करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कई बार नेगेटिव पॉइंट होता है, वहाँ पे भी अगर आप हाँ भरेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन आपको किसी भी स्टेटमेंट को एब्सोल्यूट सेंस में नहीं देना है। कभी भी ये भी नहीं बोलना है कि उसमें खड़ी बोली का पूर्ण प्रभाव दिखता है या फिर उसमें खड़ी बोली का पूर्ण प्रभाव नहीं दिखता है। सर ने जैसा कि आंसर लिखा है, सारांश तक कहा जा सकता है कि व्यापक स्तर पर तो नहीं है, पर हाँ थोड़े बहुत स्तर पे अगर हम अपभ्रंश से हिंदी का विकास देखते हैं तो उस प्रक्रिया में हमको कुछ एक लक्षण जरूर देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि दिखाया कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से लिखना है, बॉडी पार्ट को कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, इंट्रो को कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इस कॉपी को मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा है,
आशा करूँगा कि अगली वीडियो में आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करेंगे, और इस कॉपी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आशा करूँगा आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर देंगे। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। सो दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे वीडियो में हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।